आज हम धूमिल की कविता रोटी और संसद को देखने वाले हैं। रोटी और संसद, यह कविता धूमिल का कविता संग्रह संसद से सड़क तक से ली गई है। संसद से सड़क तक इस कविता संकलन का प्रकाशन 1972 में हुआ है। रोटी और संसद ये एक छोटी सी कविता है। आशय की दृष्टि से यह कविता महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस कविता को देखने से पहले कवि परिचय को जान लेते हैं। धूमिल का जन्म वाराणसी गांव के पास खेवली में हुआ। उनका मूल नाम सुदामा पांडे था। साठोत्तरी कविता के प्रमुख कवि के रूप में धूमिल की अलग पहचान है। धूमिल की कविता अत्यंत प्रभावशाली मानी जाती है। अकविता आंदोलन के प्रमुख कवि के रूप में धूमिल की पहचान है। धूमिल के 3 काव्य संग्रह प्रकाशित है। पहला है संसद से सड़क तक, दूसरा है कल सुनना मुझे और तीसरा है सुदामा पांडे का प्रजातंत्र। कल सुनना मुझे इस काव्य संग्रह के लिए साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। आजादी के सपनों के मोहभंग को लेकर उनकी कविता में पीड़ा एवं आक्रोश की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। 38 वर्ष की अल्पायु में ही उनकी मृत्यु हुई। आइए इस कविता के आशय को जान लेने से पहले कविता को देखते हैं। रोटी और संसद, यह कविता इस प्रकार है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है। एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मैं पूछता हूं यह तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। अब इस कविता के आशय को जान लेते हैं। रोटी हर मानव की आवश्यकता है। रोटी से ही मानव जीवित रहता है। रोटी ही जीवन का आधार है। रोटी ही जीवन की ऊर्जा है। रोटी के लिए सामान्य व्यक्ति पसीना बहाता है। रोटी सामान्य आदमी द्वारा पकाई जाती है। यह सामान्य आदमी है किसान, जो कि रोटी के लिए पसीना बहाता है। अपने खून पसीने को बहाकर वह अनाज पैदा करता है जिससे रोटी सभी को मिल सके। दूसरा आदमी वह है जो बिना कुछ श्रम किए, बिना कुछ पसीना बहाए रोटी खाता है। पसीना बहाने वाला तो किसान है, श्रमिक है। वह अपने आप को अधपेट रखकर दूसरों के लिए अनाज उगाता है ताकि रोटी सभी को मिल सके। लेकिन दूसरा वर्ग है जो इसी अनाज के बलबूते पर जीवित रहता है, इस रोटी को खाता है। इस दूसरे आदमी ने पहले आदमी जैसे ना रोटी बेली है ना कभी अनाज उगाया है। वो तो रोटी खाता है। ये दूसरा वर्ग है शहरी वर्ग, जो व्यापारी है, बड़े बड़े दुकानों में बैठा है, मुनाफा कमाकर खाता है, सरकारी कार्यालयों में नौकरी करता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करता है, जो तैयार फसल को खरीदता है। इस वर्ग ने ना कभी रोटी बनने के चरण को कभी समझा है, ना कभी पसीना बहाया है, न कभी दिन रात खेतों में काम किया है। इस दूसरे आदमी ने रोटी को आराम से खाना जान लिया है और वह रोटी खाता है। कवि ने इस कविता में 3 आदमियों का उल्लेख किया है। पहला रोटी बेलता है, दूसरा खाता है और तीसरा रोटी के साथ खेलता है। कवि पहले और दूसरे को जानता है, लेकिन रोटी के साथ खेलने वाले तीसरे आदमी से वो प्रश्न करता है। इस तीसरे आदमी को उत्तर देने के लिए समय नहीं है। यह तीसरा आदमी संसद में बैठा है। तीसरे आदमी के बारे में पूछने पर संसद इसका उत्तर नहीं देना चाहती। संसद के पास इसका उत्तर नहीं है। वो तो रोटी से खेलना जानती है। रोटी निर्मित की प्रक्रिया से उसका कुछ लेना देना नहीं है। रोटी का खेल हमारे देश की संसद के लिए भरे पेट का चिंतन माना जाता है। इस कविता में कवि का इशारा तीसरे आदमी की तरफ है, जो कि पहला नहीं है और न ही दूसरा है। वह तीसरा आदमी है जो अन्य 2 से कुछ अलग है, जो देश के लिए कायदे कानून बनाता है, जो देश चलाने के लिए संसद में बैठा है। यह राजनेताओं का वर्ग है, जिसका पेट भर चुका है। उसने सब कुछ पाया है, ऐशो आराम, चैन, सुख, पैसा, धन दौलत
सब कुछ उसके पास है। उसके लिए रोटी एक खेल है। उसे किसान से, श्रमिकों से कुछ लेना देना नहीं है। किसानों के लिए नीति निर्धारण को भी वह एक खेल समझता है। भरे पेट से वो भूखों के लिए न्याय करता है, श्रमिकों के लिए नीति निर्धारण करता है। इस प्रकार इस कविता में पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग, इस तरह 3 वर्गों के संदर्भ में बताया गया है। पहला वर्ग सामान्य आदमियों का है, दूसरा वर्ग मध्यवर्गीय है, तीसरा वर्ग उच्च वर्गीय है। कवि ने इन तीनों को आदमी कहा है, जो इन 3 वर्गों के प्रतिनिधि मात्र है। पहला वर्ग है किसान, श्रमिक, सर्वहारा, मजदूर। दूसरा वर्ग व्यापारी, नौकरी पेशा लोगों का है। तीसरा वर्ग राजनेताओं का है। पहला वर्ग पसीना बहाता है, दूसरा वर्ग मुनाफा कमाता है, तीसरा वर्ग सुख चैन का जीवन जीता है। तीसरे वर्ग अर्थात तीसरे आदमी को पहले के श्रम से कुछ विशेष सरोकार नहीं है। जब उसे जवाब पूछा जाता है तो उसके पास जवाब तक नहीं है। तो मित्रों, अभी हमने रोटी और संसद इस कविता के आशय को समझ लिया। निश्चित रूप से आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।